एंड आज से आप लोग का हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ कंफर्म, अगर वॉइस क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्लीज़ कंफर्म, वॉइस क्लियर है क्या? हिस्ट्री में जो भी टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे, टॉपिक जो है, जो भी आपका चैप्टर होगा उसका एक थीम होगा, और वो एक थीम पूरे चैप्टर को डिफाइन करेगा। स्टार्ट करेंगे उस थीम से, ठीक है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है आज वो है आपका प्री हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में जो आपका पहला चैप्टर है वो आपका है प्री हिस्ट्री, प्राग्ञ इतिहास। थीम क्या है इसका? हिस्ट्री बिगिंस बिफोर राइटिंग, मतलब लिखावट के पहले का इतिहास, जिसको आप प्राग्ञ इतिहास बोलते हो, प्री हिस्ट्री बोलते हो, ठीक है। क्लियर है सर वॉइस? श्योर हो फिर, ठीक है। सो इसके कहानी के ऊपर आते हैं, प्री हिस्ट्री के इवोल्यूशन के ऊपर आते हैं, कहानी के ऊपर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम समझने क्या वाले, पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले, बड़ा एजेंडा को समझाते हैं। आपको हम बताएंगे कि हिस्ट्री का डिवीजन किस तरह हुआ, किस तरह हिस्ट्री को डिवाइड किया गया, प्री हिस्ट्री में, प्रोटो हिस्ट्री में, एंशिएंट में, मेडिवल में, मॉडर्न में, ये सब डिवीजन किसने किया, क्यों किया, और ये डिवीजन कब हुआ, क्या रीजन रहा, ठीक है। इसके अलावा हम ये समझेंगे कि ह्यूमन का इवोल्यूशन किस तरह हुआ, किस तरह हम ह्यूमन जो है वो इंसान बनते चले गए, क्या कारण रहा हमारे इवोल्यूशन के पीछे का। लोग बोलते हैं हिस्ट्री आर्ट्स है, लेकिन आपको समझ में आएगा आज की हिस्ट्री केवल आर्ट्स नहीं है, हिस्ट्री साइंस भी है। हाँ, आज जो हमको पढ़ाने वाले हैं वो आपको बायोलॉजी के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 में ह्यूमन इवोल्यूशन आपको मिलेगा। कुछ पाठ हम वहाँ से भी लिए हैं ताकि आपको चीजें जो है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बहुत सारे साइट्स को हम आज देखने वाले हैं। सो अगर बात करें हम लोग प्री हिस्ट्री के बारे में, तो इतिहास के पन्ने तब भरने शुरू हुए जब लिखावट शुरू हुआ, राइट। जब लिखना शुरू हुआ तब हिस्ट्री के पेजेस जो हैं वो भरने शुरू हुए। लेकिन उसके पहले की भी कहानी है, बिना लिखावट की, बिना शब्दों के, बस कुछ टूल्स, कुछ पेंटिंग्स और इंसानों के जीने का स्ट्रगल। वेलकम टू प्री हिस्ट्री, जहाँ पे लिखा कुछ नहीं गया, बस स्ट्रगल किया गया जीने के लिए, जिसको हम लोग हिस्टोरिक सेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कहानी हंटर गैदर्स की है, ये कहानी है फायर की खोज की, उन टूल्स की जो स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया गया। और हाँ, तुमको लगता है कि प्री हिस्ट्री बोरिंग है, तो बिना प्री हिस्ट्री के हिस्ट्री जो है पॉसिबल नहीं है, राइट, ठीक है। चलो, सो अगर बात करें हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड। हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्ट्री मतलब कि प्राग्ञ इतिहास, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री वो होता है जिसका कोई लिखित अवशेष नहीं है, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। आपको हम बताएं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के पहले की जो इतिहास है उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, कोई रिटन अवशेष नहीं है, ठीक है। तो वो हिस्ट्री जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। और वो इतिहास, वो हिस्ट्री जिसका रिटन रिकॉर्ड तो है लेकिन वो आज तक डिसिफर नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसका रिटन रिकॉर्ड है लेकिन आज तक इसको डिसिफर नहीं कर पाया कोई, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और जो थर्ड पार्ट है डिवीजन का वो आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री इतिहास, जिसका रिटन रिकॉर्ड भी हमारे पास है और इसको डिसिफर भी कर चुके हैं हम लोग, इसको हम लोग डिसिफर भी कर चुके हैं, मतलब कि इसको हम लोग स्टडी भी कर चुके हैं, रीड भी कर चुके हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोरिक पीरियड, राइट। तो हिस्ट्री जो है वो 3 मेजर पार्ट में डिवाइड है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक पीरियड। जहाँ पे जो प्री हिस्ट्री है इसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री जो है इसका और हिस्टोरिक पीरियड का रिटन रिकॉर्ड है, इसका रिटन रिकॉर्ड है, लेकिन प्रोटो हिस्ट्री का जो रिटन रिकॉर्ड है वो अब तक डिसिफर नहीं किया गया, वो अब तक डिसिफर नहीं है, ठीक है। और हिस्टोरिक पीरियड का जो रिटन रिकॉर्ड है वो डिसिफर किया गया है और वो समझा भी गया है, ओके। चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो ऐसा कहते हैं कि जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है, राइट, जो ह्यूमंस हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं 9 मिलियन ईयर को, ठीक है। ह्यूमन ओरिजिनेटेड एज होमोनॉइड 9 मिलियन ईयर को जो ह्यूमंस ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है। और उस समय का हिस्ट्री हमारे पास नहीं है, इसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं, राइट। और जो फॉसिल होता क्या बेसिकली, उस समय जो फॉसिल है हुआ क्या कि उस समय जो फॉसिल हमें मिलता गया, जीवाश्म हमें मिलता गया, उस जीवाश्म को हम स्टडी किए कहाँ पे, आर्कियोलॉजी में। और उसी जीवाश्म के बेसिस पे एक कहानी हम लोग करते चले गए, जितने जीवाश्म हमें मिले, फॉसिल मतलब होता है जीवाश्म, तो जितने भी जीवाश्म हमें मिले उस जीवाश्म को, सारे फॉसिल्स को क्या हुए हम लोग अरेंज किए, अरेंज करके सबको लिंक किया और कहानी बनता चला गया, एक स्ट्रक्चर स्टोरी बनता चला गया। उसी स्ट्रक्चर स्टोरी के बेस पे हम लोग क्या किए, हिस्ट्री को लिखे हैं, हिस्ट्री को लिखे हैं, बिकॉज़ कोई रिटन अवशेष नहीं था, कोई किताब नहीं था, कोई किताब नहीं हुआ करता था, ठीक है। और एज पर मार्टिमर विलर एक हिस्टोरियन रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग जो आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी जो है इट इज द ब्रांच ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी जो है इट इज द ब्रांच ऑफ हिस्ट्री। आर्कियोलॉजी के बारे में बात करें तो आर्कियोलॉजी जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, आर्कियो, आर्कियो और लोगस, लोगस, आर्कियो एंड लोगस। आर्कियो मतलब क्या होता है? आर्कियो मतलब होता है ओल्ड, दैट इज पुरातन। लोगस मतलब क्या होता है? लोगस मतलब होता है अध्ययन, दैट इज स्टडी, स्टडी, ठीक है। मतलब जहाँ पे पुरानी चीजों का स्टडी किया जाए, अध्ययन किया जाए, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ तक बेसिक्स क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। अब तक बस ये बताएं कि हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री किस तरह डिवाइड किया गया, प्री हिस्ट्री 3 पार्ट में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक पीरियड, राइट। उसके बाद आपको हम बताएं कि रिटन अवशेष कहाँ मिले हैं बट डिस्कवर नहीं हुआ है, और कहाँ मिले हैं और डिस्कवर भी हो गया है, ठीक है। चलो, तो अभी आपको हम बताएं कि यार जब रिटन अवशेष नहीं थे तो हम लोग कैसे पता चला हिस्ट्री के बारे में, फॉसिल्स से पता चला। फॉसिल को कहाँ स्टडी किया हम लोग? आर्कियोलॉजी में स्टडी किया, आर्कियोलॉजी में स्टडी किया। लेकिन कैसे किया हम लोग फॉसिल्स को आर्कियोलॉजी में स्टडी कैसे करते हैं? तो फॉसिल्स को स्टडी करने का कुछ टेक्निक होता है, कुछ तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। तरीका क्या क्या है? कार्बन डेटिंग, पोटासियम आर्गन डेटिंग, स्ट्रैटिग्राफी, मॉर्फोलॉजी एनालिसिस, डीएनए एनालिसिस और फॉसिल पॉलिन एनालिसिस, ये सब तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फॉसिल्स को मतलब जीवाश्म को अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ये सारे मेथड आपको डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए, राइट, एक दो मेथड आपको हम बताते हैं, ठीक है। सारे मेथड तुमको नहीं पढ़ना है, लेकिन खुजली मिटाने के लिए एक दो मेथड बताए थे, है ना। चलो, तो बात करते हैं हम लोग कार्बन डेटिंग के बारे में। कार्बन डेटिंग के बारे में बात करते हैं। कार्बन डेटिंग के बारे में बात करें तो इसको हम लोग C14 बोलते हैं। साइंस में तुम लोग को मैंने पढ़ाया था, राइट। साइंस में तुम लोग मैंने पढ़ाया था, बायोप्राकृतिक के बारे में बताया था आपको। तो कार्बन अच्छा, प्रीवियस बैच में जो भी पढ़ाते थे बताए थे। तो कार्बन डेटिंग दैट इज टेक्निक, C14 टेक्निक, C14 यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये है कि बेसिकली तो इट इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन। C14 क्या है? कार्बन का एक आइसोटोप है, कार्बन का एक आइसोटोप है, राइट। और एफ लिबी, विलार्ड एफ लिबी ने 1946 में इसको डिस्कवर किया। इस टेक्निक के बारे में लोगों को बताया, इस टेक्निक के बारे में लोगों को बताया गया। अब समझते हैं कि पूरा टेक्निक वर्क कैसे करता है, ठीक है। हाउ डज कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है? तो जब तक आप जिंदा हो या कोई भी लिविंग थिंग जिंदा है, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, C14 एब्जॉर्ब कर रहा है एटमॉस्फेयर से। जब तक वो जिंदा रहता है वो लगातार एटमॉस्फेयर से C14 जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। ये जो C14 है ये उसके बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है जब तक वो इंसान मर ना जाए। और जब वो इंसान मर जाता है, जब ये इंसान जो है वो मर जाता है, मरने के बाद भी ये C14 जो है बहुत समय तक इसके बॉडी में क्या करता है, प्रिजर्व रहता है और कांस्टेंट रहता है, प्रिजर्व रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। कितने समय तक प्रिजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा? तो लगभग 5730 प्लस माइनस 40 ईयर्स, प्लस माइनस 40 ईयर्स क्यों बोले हम? डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म क्या है, डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा लिविंग बीइंग है, उस पर डिपेंड करता है,
ठीक है। मेडिकल हम डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में बायोलॉजी में पढ़ा रखे हैं बहुत डिटेल में। ओके। देवस्मिता विश्वास परमार से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा, जो भी हम पढ़ा रहे इसके बाद जो आपको हम पीवाई क्वेश्चन करवा रखे हैं प्लेलिस्ट में है, जाकर उसको भी कर लेना। ठीक है। तो चलो अभी फ्लो खराब नहीं करते, है ना। जो भी डाउट है लास्ट में देते हैं। अभी समझो कि C14 टेक्निक काम कैसे करता है। C14 के बारे में बात करें, जब तक तुम जी रहे हो, तुम या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब तक वो जिंदा है, कार्बन C14 जो है वो पूरा एटमॉस्फेयर से क्या कर रहा है, वो अपने अंदर एक्यूमुलेट कर रहा है। उसके मरने के बाद लगभग 5730 साल तक, प्लस माइनस 40 ईयर्स तक, ये C14 उसके बॉडी में क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन आपको पता है कि C14 जो है ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल के पास जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, इट हैज द प्रॉपर्टी टू डीके। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है इसके पास प्रॉपर्टी होता है डीके होने का। डीके होने का मतलब धीरे धीरे कम होने का। तो ये कम कब होगा, ये होगा कम 5730 साल के बाद। अगर मान लो कोई इंसान है उसके अंदर 100% C14 है, 100% C14 है, तो लगभग लगभग 5703 साल के बाद ये C14 जो है 50% बच जाएगा। उसके बाद अगले 5703 साल के बाद ये C14 जो है 25% हो जाएगा। उसके बाद अगले 5703 साल के बाद ये C14 जो है वो 12.5% हो जाएगा। समझ आ रहा है। इस तरह ये कम होता है, इस तरह कम होता है। इसको बोलते हैं हाफ लाइफ साइकिल, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ साइकिल। अब होता क्या कि हम लोग को कोई फॉसिल मिला, हमें कोई फॉसिल मिला, और हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। सपोज मान लो कि उसके अंदर C14 जो है वो 6% है, तो हम लोग इस बेस पे कैलकुलेट करते हैं कि 100% जो है वो किस साल में रहा होगा, और इस हिसाब से लोग बताते हैं कि हाँ ये जो जीवाश्म मिला है ये कितने साल पुराना है। ठीक है। राइट। आपने सुना होगा कि भाई महाराष्ट्र में एक फॉसिल मिला है, जीवाश्म मिला है जो कि 20,000 साल पुराना है। हमें कैसे पता 20,000 साल पुराना है, ऐसे पता है, हम लोग C14 करते हैं, हम लोग कार्बन 14 डेटिंग इस्तेमाल करते हैं, और इससे हम लोग को पता लगता है। ठीक है। जितना C14 हमें मिलता है, जितना परसेंट ऑफ C14 मिलता है, उस हिसाब से हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं और पता लगाते हैं कि कितने साल पुराना ये कितने साल पहले इसमें 100% रहा होगा, उस हिसाब से हम आइडिया लगाते हैं कि कितने साल पुराना ये फॉसिल है, जीवाश्म है। ठीक है। चलो इसके अलावा एक और तरीका है, एक और तरीका है ना, एक और तरीका है फॉसिल पॉलन एनालिसिस। फॉसिल्स पॉलन एनालिसिस। राइट। इट इज द टेक्निक टू स्टडी द फॉसिल ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर के फॉसिल्स होते हैं उनको स्टडी करने में टेक्निक जो इस्तेमाल किया जाता है। फॉसिल पॉलन एनालिसिस की शुरुआत तब हुई जब यूरोप में एक दबे हुए पॉलन ग्रेन्स जो मिलना स्टार्ट हुए। यूरोप में एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह बहुत सारे दबे हुए पॉलन ग्रेन मिलना स्टार्ट हुए, और उसका अध्ययन किया गया विद द हेल्प ऑफ फॉसिल पॉलन एनालिसिस। अब ये किसमें हेल्प करता है, देखो होता ये है कि एनवायरमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फॉसिल को, किसी भी जीवाश्म को बचाए रखने में या खत्म करने में। अगर एनवायरमेंट साथ नहीं दिया तो कोई जीवाश्म बच नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई फॉसिल बच नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर एनवायरमेंट साथ देता है तो वो जीवाश्म जो है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहेगा, वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहेगा। तो किसी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, किसी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो पॉलन ग्रेन्स थे वो दबे हुए एक जगह इकट्ठा बहुत सारे मिल गए। जब मिले तो इनको अध्ययन किया, इनको समझा गया, इनको समझा गया, और इससे क्या हमें पता लगा, इससे हमें पता लगा जब स्टडी किया हम लोग, तो स्टडीज हम लोग पता लगा कि उस समय जिस समय का ये पॉलन ग्रेन है उस समय वेजिटेशन किस तरह रहा होगा, वेजिटेशन या वनस्पति जो है वो किस तरह का रहा होगा। ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है क्या करने का, जीवाश्म को अध्ययन करने का। ठीक है। फॉसिल्स को अध्ययन करने का, ये किसका फॉसिल, पॉलन ग्रेन का फॉसिल्स, जिससे हम लोग उस समय के वेजिटेशन का, दैट इज वनस्पति का पता लगाते हैं। ठीक है। बुझा रहा है ना। चलो अब बात करते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका क्या करने का, फॉसिल पता लगाने का, है ना। जो लोग सर खुदा रहे क्या हिस्ट्री में सब कहां से आता है, हिस्ट्री में सब आता है। अगर तुमने नहीं पढ़ा रखा है तो कभी तुम हिस्ट्री डिटेल में नहीं पढ़ो, और हम आगे समझाने वाले इसके लिए बहुत जरूरी है कि समझ के रखो। लोगों को पता नहीं होता, बस पढ़ाते हैं कि ये फॉसिल्स जो है ये मिला, लेकिन फॉसिल कैसे मिला पूरा लाइफ अपने सुनते रहोगे जब तक आप तैयारी करोगे, इवन आफ्टर प्रिपरेशन, है ना। आप सुनोगे कि भाई यहाँ पे ये जीवाश्म मिला, फॉसिल्स मिला, तो तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी जगेगा कि फॉसिल कैसे मिला, कैसे इसके बारे में पता लगा, तो उसी का आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है। हिस्ट्री जो है ये साइंस से जुड़ा हुआ है, केवल आर्ट नहीं है ये। राइट। तो यहाँ पे तुमको हम बताएं कि हिस्ट्री किस तरह तीन पार्ट में डिवाइड है, उसके बाद इसका फर्दर डिवीजन कैसे हुआ। राइट। फॉसिल क्या होता है ना। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करती है, इसके अलावा किस तरह से हम लोग फॉसिल्स को अध्ययन करते हैं, ये 6 तरीके बताएं आपको हम। इस तरीके में आपको हम कार्बन डेटिंग टेक्निक के बारे में बताएं, आपको हम फॉसिल पॉलन एनालिसिस के बारे में बताएं। इसके बाद बात की हम लोग इसके बारे में डेंड्रोक्रोनोलॉजी के बारे में। डेंड्रोक्रोनोलॉजी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, मल्टीपल टाइम तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है। राइट। तो इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें, इसका हिंदी मतलब होता है वृक्ष विलेय का अध्ययन। ठीक है। वृक्ष विलेय का अध्ययन। ओके। यूपीएससी का हिस्ट्री क्वेश्चन टफ है अदर सब्जेक्ट से। यम है हम ऐसा है कि तुम ना जो पीवाई करवाएं वो कर लेना, जो पीवाई करवाएं जो प्लेलिस्ट में है वो कर लेना, और जो पढ़ा रहे वो कर लो। ठीक है। इजी लगेगा फिर। तो यहाँ पे ध्यान दो, अब बात करते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी के बारे में, हिंदी में बोलते हैं वृक्ष विलेय का अध्ययन। इट इज द टेक्निक टू स्टडी द फॉसिल्स ऑफ द ट्रीज। ये ट्री के जीवाश्म को, ट्री के फॉसिल्स को पढ़ने का अध्ययन करने का तरीका होता है। ये हमें ये भी बताता है कि कोई पेड़ जो है अगर वो जिंदा है तो कितने साल पुराना पेड़ है। अगर तुम किसी पेड़ को काटते हो, देखो तुमको इस टाइप का छल्ला दिखेगा, इस टाइप का रिंग दिखाई देगा। पेड़ को काटने के बाद इस टाइप का तुमको बहुत सारा रिंग दिखाई देगा। हर रिंग ये बताता है कि पेड़ जो है कितने साल पुराना हो चुका है। ठीक है। राइट। ये देखो ये फर्स्ट लाइन है, मतलब प्रेजेंट है, फिर 5 लाइन के बाद क्या है 5 साल, 10 लाइन के बाद 10 साल, है ना, 15 लाइन के बाद 15 साल। राइट। जहाँ पे लाइन गहरा हो गया मिडल में, मतलब वहाँ पे सीड स्प्राउट हुआ था। ठीक है। तो हम लोग को ये पता चलता है कि जितने रिंग है उतने साल पुराना पेड़ है, उतना साल पुराना पेड़ है। ठीक है। कुछ बात और, ये रिंग कैसे बनते हैं, ये रिंग हर साल बनते हैं। ये रिंग बेसिकली ट्री का बर्थडे है ना, ये ट्री का बर्थडे है। हर साल एक रिंग स्टेप से ग्रो आता है, मतलब ट्री 1 साल हो गया। हर साल स्टेप से ग्रो हो गया मतलब ट्री 2 साल का हो गया, ये ट्री 3 साल का हो गया। ट्री का बर्थडे बताता है कितना साल पुराना ट्री है। 1 रिंग इक्वल टू 1 ईयर। एक रिंग है मतलब 1 साल पुराना आपका ट्री है। ठीक है। राइट। चलो इसके अलावा जो रिंग का विड्थ होता है, जो पैटर्न होता है, तुम इससे ये भी बता लगा सकते हो कि वहाँ पे जिस पर्टिकुलर रीजन में ये पेड़ मिला है वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रहा होगा, वहाँ पे ड्रॉट कब आया, सूखा कब पड़ा, फ्लड कब आया। ठीक है। बिकॉज जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, जो वेरिएशन होता है क्लाइमेटिक कंडीशन में, उसी वजह से ये रिंग फॉर्म होते हैं, उसी वजह से रिंग फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जियोग्राफी में मैंने पढ़ा है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे क्लाइमेट जो है लगभग सेम ही होता है, तो क्या वहाँ पे पेड़ के अंदर ये रिंग मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे कंडीशन जो है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट सेम होता है, बारिश डेली हो रहा है वहाँ पे, है ना, क्लाइमेट कंडीशन डेली सेम है। तो इसकी वजह से ये रिंग प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा, और ये रिंग प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा तो वहाँ पे जो ट्रीज हैं उनके लाइफ को स्टडी करने के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो मेथड है ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। टेम्परेट प्रेजेंट ट्री है वहाँ पे बहुत आराम से स्टडी हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी लगा के, बट जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो ट्री को क्या होता है, हर बर्थडे पे एक रिंग मिलता है, बस तुमको नहीं मिलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अभी आपको बता दिया हम कि किस तरह हम लोग फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। अब बताएंगे तुम इंसान कैसे बने। हालांकि आप में से बहुत लोग इंसान अभी नहीं हो, है ना। आप सभी लोग बहुत लोग इंसान नहीं हो। कुछ देर पहले एक लड़का बोला था, कोई तो था, कहाँ नाम क्लिक कर दिया क्या, कोई प्रशांत बोल रहे थे कि बस 2100 देने के बाद भी इनसे पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। तो बेटा रहने दो, अभी नहीं बोलेंगे कुछ, है ना, हिस्ट्री का नया क्लास है, बाद में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इंसान तुम लोग कैसे बने। ठीक है। चलो
तो ह्यूमंस का ओरिजिन जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हुआ है ना। ह्यूमन का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हुआ। हुआ क्या बेसिकली कि जो प्रशांत है ये कहाँ से निकल के आए हैं, ये कोंगो बेसिन वाले एरिया से बाहर निकल के आए हैं, है ना। जब इनके पास 21 रुपये नहीं हुआ करते थे, आज हो गए हैं, खैर। तो जब ये कोंगो बेसिन वाले एरिया से निकल के सामने आए, राइट, तो ये क्या देखें, ये देखें कि सवाना के ग्रासलैंड से घिरे हुए हैं सेंट्रल अफ्रीका में, है ना। ये कौन है, प्रशांत है हमारा, ये हमारा कौन है, प्रशांत है ना। ठीक है, तो ये देखें कि कहाँ से ये कहाँ से निकल के आए, ये कोंगो बेसिन रीजन से निकल के आए सवाना ग्रासलैंड में। सवाना ग्रासलैंड जो है वहाँ लंबे लंबे घास है, लंबे लंबे घास है, और प्रशांत जी को दिखाई नहीं देता था। तो प्रशांत जी क्या किए, उचक के देखना चालू किए, दोनों हाथ को ऐसे उठा के उचक के देखना चालू किए, है ना। जब उचक के देखना चालू किए तो क्या हुआ, जब उचक के देखना चालू किए क्या हुआ, उनके बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हुआ, उनके बॉडी में बदलाव आना स्टार्ट हुआ। और अब हमारे प्रशांत जी जो है वो पहले ऐसे थे झुके हुए, है ना, थोड़े झुके हुए थे, लेकिन वो लाइट झुके ऐसे दिक्कत हो रहा है तो धीरे धीरे खड़े होने स्टार्ट हुए, धीरे धीरे प्रशांत जी खड़े होना स्टार्ट हुए, एक पोस्चर लेना स्टार्ट किए, सीधा होना स्टार्ट किए। और इसीलिए प्रशांत जी जो है इनका जो एंसेस्टर है, इनके जो नियरेस्ट एंसेस्टर उनको बोलते हैं चिंपैंजी, हम सबके, केवल प्रशांत जी के नहीं, ऑफेंड मत करना प्रशांत जी, हम सबके, है ना। ठीक है, तो हमारे जो ओल्डेस्ट एंसेस्टर है वो कौन है, चिंपैंजी है। ठीक है, तो जब प्रशांत जी सीधे खड़ा होना स्टार्ट हुआ तो उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए। पहला बदलाव क्या आया, उनका जो हिप बोन है, जो उनके कूल्हे की हड्डी है, जो उनका हिप बोन है, जिसको बोलते हैं अल्ना नुसीफेरा है। 21 रुपये दियो, जान लो कि तुम्हारे कूल्हे की हड्डी को क्या बोलते हैं। ठीक है प्रशांत, अल्ना नुसीफेरा बोलते हैं। ठीक है, राइट, अकेडमी जाओगे और जब ये हड्डी तोड़ा जाएगा तो ध्यान रखना क्या टूटा है, अल्ना नुसीफेरा टूटा है। तो ये जो हड्डी है अल्ना नुसीफेरा, ये क्या हुआ, सॉफ्ट होने लग गया। जब तुम्हारा ये बोन सॉफ्ट हुआ तो तुम क्या हुए, तुम खड़े होने स्टार्ट हो गए, तुम खड़े होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, और धीरे धीरे जब तुम खड़े हुए, सीधा पोस्चर लेना स्टार्ट किए तो क्या हुआ, तुम्हारा ब्रेन जो है, तुम्हारा ब्रेन जो है उसको मल्टीपल वर्क करना पड़ा। हालांकि अभी वो वर्क करना बंद कर दिया, वो बात अलग है कि उस समय करना पड़ा था। तुम्हारे ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनको मल्टीपल वर्क करना पड़ा, क्योंकि अब तुम चार पार नहीं चल रहे हो, है ना। अब तुम दो पैर पे चलना स्टार्ट कर दियो। तो मल्टीपल वर्क की वजह से क्या हुआ, सेकंड चेंज तुम्हारे बॉडी में क्या आया, सेकंड जो चेंज आया प्रशांत जी के शरीर में वो क्या हुआ, वो हुआ अपोजेबल थंब, अपोजेबल थंब। ठीक है, ऐसे हम लोग निकल के अलग अलग इस अफ्रीका वाले निकल के अलग अलग जगह फैल गए, अलग अलग जगह फैल गए। ये प्रशांत जी देखो खड़े हैं, ग्रासलैंड को दिख नहीं रहा है कुछ, ठीक, राइट। और ये एंसेस्टर्स केवल प्रशांत जी के नहीं, हम सबके एंसेस्टर्स, ठीक है, चिंपैंजी। और अब तक हम लोग क्या हुआ, हम लोग खड़े होने स्टार्ट हो गए, हम लोग खड़े होने स्टार्ट हो गए। और जब खड़े होने स्टार्ट हुए हम लोग, तो हम लोग क्या किए, हम लोग क्या किए, हमारा जो थंब है, हमारा थंब है वो क्या हुआ, वो अपोजेबल होना स्टार्ट हो गया। जब थंब अपोजेबल होना स्टार्ट हो गया तो हमें क्या हुआ, अच्छा ग्रिप मिलना स्टार्ट हो गया, अच्छा ग्रिप मिलना स्टार्ट हो गया। और जब अच्छा ग्रिप मिलना स्टार्ट हो गया तो प्रशांत जी क्या किए, देखो पत्थर उठाना स्टार्ट किए, यहाँ पे ग्लास पकड़े हुए हैं, लेकिन जनरली क्या किया प्रशांत जी, पत्थर उठाना स्टार्ट किए। और यहीं से शुरुआत हुआ पेबल, पेबल टूल्स का। हिंदी में बोलते हैं अनगढ़ पत्थर, हिंदी में बोलते हैं अनगढ़ पत्थर। बुझा रहा है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो हुआ क्या, समझो, वापस से समझो, वापस से समझो, मजाक अलग हटके। ठीक है, धीरे धीरे मजबूरी था, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सवाना का ग्रासलैंड था, सवाना का ग्रासलैंड दिखाई नहीं दे रहा था। तो आप क्या किए, उचक के देखना स्टार्ट किए, दोनों हाथ सामने रखे। जब उचक के देखना स्टार्ट किए तो क्या हुआ, जो अल्लाह नुसीफेरा है, राइट, जो कूल्हे की हड्डी है, हिप बोन है, वो सॉफ्ट होती चली गई, वो सॉफ्ट होती चली गई। तो आप खड़े होने लगे। जब सीधे खड़े होने लगे तो क्या हुआ, आपके ब्रेन को न्यूरॉन्स पे ज्यादा काम करना पड़ा। जब ज्यादा काम करना पड़ा तो आपके बॉडी में सेकंड चेंज आया, वो क्या आया, अपोजेबल थंब। क्योंकि जब खड़े हुए थे तो किसी चीज को पकड़ रहे थे, है ना, जब खड़े हुए थे तो किसी चीज को पकड़ रहे थे, तो पकड़ते पकड़ते क्या हुआ, जो हैंड्स हैं वो डेवलप होने चलेंगे प्रॉपर्ली, और अपोजेबल थंब जो बनता चला गया। जब अपोजेबल थंब बनता चला गया तो आप क्या किए, अब जो आप अंदर पत्थर को उठाना चालू किए, पेबल टूल्स को उठाना चालू किए, पेबल टूल्स को उठाना चालू किए। अब जब पेबल टूल्स को उठाना चालू किए, ग्रिप स्ट्रांग होता चला गया, ग्रिप स्ट्रांग होता चला गया, राइट। ग्रिप स्ट्रांग होता चला गया तो क्या हुआ, तुम्हारे क्रैनियल कैपेसिटी जो है, जो क्रैनियल कैपेसिटी जो है, राइट, वो क्या हुआ, वो बढ़ता चला गया। ठीक है, न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए और क्रैनियल कैपेसिटी जो है वो बढ़ता चला गया। ठीक है, ये होता है पेबल स्टोन अंदर पत्थर। तो प्रशांत जी जो क्या कर रहे हैं, पेबल स्टोन को पिक कर रहे हैं। ठीक है, कैसा होता है पेबल स्टोन, ये होता है प्राची, ये होता है पेबल स्टोन। पेबल स्टोन मतलब अंदर पत्थर, मतलब कि वो पत्थर जो किसी भी रैंडम शेप का हो, कहीं से भी फ्लिक नहीं किया गया है, कहीं से भी प्रॉपर शेप नहीं दिया गया है। ठीक है, कहीं से भी उसको फ्लिक नहीं किया गया, कहीं से प्रॉपर शेप नहीं दिया गया, उसको बोलते हैं अंदर पत्थर। ठीक है, तो हमारे हमारा जो क्रैनियल कैपेसिटी है, जब हम उसको उठाना चालू किए, जब उसको उठाना स्टार्ट किए तो क्या हुआ, हमारा जो थंब है वो अपोजेबल होता गया, हमारा थंब जो है वो अपोजेबल होता गया, जिसकी वजह से हमारा ग्रिप जो है वो स्ट्रांग होता चला गया, राइट। ग्रिप स्ट्रांग होता चला गया। जब ग्रिप स्ट्रांग होता चला गया तो यहीं से स्टार्ट होता है स्टोन एज का, क्योंकि यहाँ हम लोग स्टोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, यहीं पे हम लोग स्टोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और यहीं पे स्टार्ट होता है आपका स्टोन एज। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन था जर्नी यहाँ से यहाँ तक का, किसका, प्रशांत जी का। ठीक है, ठीक है प्रशांत जी, 21 वसूल हुए तुम्हारे, करवाते हैं आगे करवाते को। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ, इनका न्यूरॉन्स जो है, क्योंकि हैंड जो है प्रॉपर काम करना स्टार्ट किया, आप पत्थर को होल्ड कर रहे थे, पेबल स्टोन को होल्ड कर रहे थे, पेबल टूल को होल्ड कर रहे थे और फिर किसी को मार रहे थे, है ना, फिर किसी को मार रहे थे। जब फिर के मारना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, आपके न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव हो गए, न्यूरॉन ज्यादा एक्टिव हो गए तो आपका क्रैनियल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होता चला गया। क्रैनियल कैपेसिटी मतलब क्या होता है, मस्तिष्क की क्षमता, मस्तिष्क की क्षमता मतलब सोचने समझने की क्षमता, जो अभी तुम्हारे पास नहीं है लेकिन उस समय था। सुनी बोल रहे सर, अपोजिबल थंब क्या होता है, अपोजिबल थंब मतलब कि जो थंब है वो अलग होता चला गया, जो हैंड है, राइट, इस टाइप से कैसे बताएं, हैंड डायग्राम देखो, मैं डायग्राम बड़ा खतरनाक है, बनवा रहे हो तो तुम अपने रिस्क पे बनवाओ। कुछ इस टाइप से हैंड था, ठीक है, ये थंब जो है जुड़ा हुआ था, लेकिन ये अब अलग होता चला गया, थंब जो है ये क्या हुआ, अलग होता चला गया, थोड़ा डिफरेंट अलग होता चला गया, जिससे अच्छा ग्रिप बना, जिससे अच्छा ग्रिप बना। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े। चलो, तो अब क्या हुआ, अब आप लोग स्टोन का इस्तेमाल करना सीख लियो, स्टोन का इस्तेमाल स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्टोन एज, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्टोन एज, स्टोन एज। ठीक है, क्लियर है। चलो, बिल्कुल ऋतिक रोशन का हाथ नहीं दिया ना, चलिए ना, ओके। अब यहाँ से प्रशांत जी हमारे आगे बढ़े, उनका दिमाग काम करना स्टार्ट कर चुका था, है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट किए, अब यहाँ से पत्थर उठा लेके आगे बढ़ना स्टार्ट किए और उनको दिखाई दिया टूटा फूटा जगह, टूटा फूटा जगह दिखाई दिया, उसमें जाके बैठ गए, उसमें जाके बैठ गए। जब उसमें जाके बैठ गए तो मिला यार यहाँ तो हमेशा बैठ सकते हैं हम, क्योंकि ये जो जगह है हमें बारिश से बचा रहा है, हमें शेल्टर दे रहा है, जंगली जानवर से बचा रहा है, यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं और ये बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, बहुत लोग निगरानी में नहीं आते। तो ये इसके अंदर रहने लग गए और यहाँ से इन लोगों को केव ड्वेलर बोला जाने लग गया, यहाँ से इसको बोला जाने लग गया केव ड्वेलर्स, मतलब गुफा निवासी, गुफा निवासी, गुफा निवासी। और हम लोग क्या हो गए, होमो हैबिलस हो गए। हमारे होमो हैबिलस तक का जो जर्नी है उस पर आते हैं, उस पर आते हैं। तो बताए थे कि आप पहले क्या थे, चिंपैंजी थे, चिंपैंजी थे। अब क्या हुआ, जो फर्स्ट नॉन होमिनोड है वो कौन है, वो है आपके प्रोकॉन्सल। प्रोकॉन्सल क्या है, बेसिकली एप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे है, यहाँ पे प्रोकॉन्सल। प्रोकॉन्सल हम लोग पहले थे, पहले हम क्या थे, प्रोकॉन्सल थे। जब प्रोकॉन्सल थे तो हमारा जो पूरा बॉडी वो स्टिफ था, खड़े हो नहीं पाते थे, खड़े हो नहीं पाते थे, खड़े होने का प्रयास किए तो हमारा क्या हुआ, जो जो कुल्ले की हड्डी है अल्लाह उसी पे वो सॉफ्ट होता चला गया, सॉफ्ट हम लोग खड़े हुए, सॉफ्ट हम लोग क्या हुए, खड़े हुए।
खड़े हुए तो ऑस्ट्रेलियोपैथिकस ऑस्ट्रेलियोपैथिकस। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ना स्टार्ट किए, चलना स्टार्ट किए, पत्थर उठाना स्टार्ट किए और गुफा में पहुंच गए। जब गुफा में पहुंच गए तो क्या नाम आया? गुफा पहुंच गए मतलब घर बनाने लगे ना, गुफा पहुंच गए मतलब गुफा को अपना घर बनाने लगे। हम लोग बन गए केव ड्वेलर। केव ड्वेलर बन गए तो क्या नाम पड़ा हमारा? होमो हैबिलस। होमो हैबिलस जो है वो थोड़ा बहुत हैबिटेट की तरह दिखता है। इट साउंड्स लाइक हैबिटेट, और हैबिटेट मतलब होम। मतलब अब जो है हम लोग क्या किए, घर बसाना चालू कर दिए। ठीक है हैं? जंगला यूट्यूब बोलने से थोड़ा फास्ट कीजिए प्लीज, फास्ट कीजिए। ये सब क्या बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, हर चीज जल्दी जल्दी नहीं आता है, पहले ही बता रखें। ठीक है, जंगला जी हर जगह बोलोगे थोड़ा फास्ट कीजिए, दिक्कत हो जाएगा। आराम से पढ़ो अभी हैं। तो यहाँ तक का जर्नी समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक का जर्नी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक के जर्नी में क्या हुए, हम लोग बन गए केव ड्वेलर। केव ड्वेलर मतलब गुफा निवासी, गुफा निवासी। ठीक है, राइट। चलो अब यहाँ से लोग आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़े और पत्थर को फेंक के मारना चालू किए। पत्थर को फेंक के तो मार ही रहे थे, लेकिन वो पेबल स्टोन था, पेबल स्टोन था। हमें ये एहसास हुआ, मतलब प्रशांत जी जो है, प्रशांत जी जो हैं, उनको ये एहसास हुआ कि यार पत्थर फेंक के मारते हैं तो लगता तो बहुत है, एक काम करते हैं इसको फ्लेक करते हैं, एक काम करते हैं इसको फ्लेक करते हैं। पत्थर को फ्लेक करना स्टार्ट किया गया। जब पत्थर को फ्लेक करना स्टार्ट किया गया, तराशा गया। फ्लेक करना मतलब क्या होता है? तराशा, तराशना उसको, उसको एक साइड से दो साइड से क्या करना, उसको शार्प करना। तो पत्थर को यहाँ पे शार्प किया गया है। जब पत्थर को शार्प किया गया तो पत्थर इस टाइप का हो गया, इस टाइप का हो गया। तो यहीं से एक डिवाइस, एक टूल बनकर सामने आता है, उसको बोलते हैं हैंड एक्स हस्त कुठार। इसको बोलते हैं हैंड एक्स हस्त कुठार, हस्त कुठार। ठीक है, राइट। तो जब होमो हैबिलिस अपने हैबिटेट में रहने लग गए, अपने केव में रहने लगे, अपने गुफा में रहने लगे, तो उनको एहसास हुआ कि पत्थर को तराशा जा सकता है, और अगर पत्थर को तराश के मारेंगे तो बहुत लगेगा। ठीक है, तो पहले वो क्या किया, पत्थर को एक साइड से तराशे, एक साइड से तराशे, पत्थर को एक साइड से शार्प किए। देखिए अब क्या चोट लग रहा है, तो इनको क्योंकि क्रैनियल कैपेसिटी काम करने लग गया था, क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ने लग गया था, तो ये सोचना स्टार्ट किए, सोचना स्टार्ट किए। तो इनको लगा कि यार जब एक साइड से तराश रहे हैं, इतना लग रहा है, पत्थर को दोनों साइड से तराश देंगे तो क्या हो जाएगा, नुकीला हो जाएगा। और पत्थर को दोनों साइड से तराश दिया गया, पत्थर नुकीला हो गया। इस तरह एक टूल, फर्स्ट टूल, पहला टूल जो है वो बनकर सामने आता है, इसका नाम होता है हैंड एक्स, दैट इज हस्त कुठार। ठीक है ना? चलो, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भाई केव जो है, गुफा जो है, वो कौन बना, उसमें रहना कौन स्टार्ट किया? होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथैलिस, कौन रहना स्टार्ट किया? तो होमो होमो उल्टा बोल दिया, सॉरी। होमो इरेक्टस जो थे, होमो इरेक्टस जो थे वो गुफा में रहना स्टार्ट किए थे। ठीक है, उल्टा बोल दिए थे। होमो इरेक्टस जो है वो गुफा में रहना स्टार्ट किए थे। होमो इरेक्टस जो थे ये क्या किए, ये आपके हस्त कुठार कुठार बनाए थे, दैट इज हैंड एक्स बनाए थे, हैंड एक्स बनाए थे। ठीक है, होमो हैबिलिस जो थे वो क्या किए, तो पेबल स्टोन बनाए थे। होमो हैबिलिस ये क्या बनाए थे, ये पेबल स्टोन, अंगड़ पत्थर, ये अंगड़ पत्थर से स्टार्ट करते थे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ से हैंड जो आपका हस्त कुठार बनना स्टार्ट हो गया। अब क्या किया, अभी लोग क्या किए, बोले कि काम करते हैं इसमें डंडा लगाते हैं, है ना, एक काम करते हैं इसमें एक डंडा लगाते हैं, एक डंडा लगा के बांध देते हैं, एक डंडा लगा के बांध देते हैं। तो इस तरह जो है क्या स्टार्ट हुआ, जैवलिन स्टार्ट हुआ। इस तरह क्या हुआ, जैवलिन स्टार्ट हुआ, भाला बन गया। इस तरह क्या बना, भाला बन गया। तो होमो हैबिलिस क्या कर रहे थे, होमो हैबिलिस जो है वो पेबल स्टोन का इस्तेमाल कर रहे थे। होमो इरेक्टस जो है वो क्या कर रहे थे, वो हस्त कुठार, दैट इज हैंड एक्स और केव का इस्तेमाल करना स्टार्ट किए। होमो निएंडरथैलिस जो थे ये क्या किए, वो जैवलिन का आविष्कार किए और फायर का आविष्कार किया। फायर कैसा आविष्कार हम आगे बताएंगे। ठीक है, एकदम क्लियर कर लो किसने क्या बनाया, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरली। होमो हैबिलिस जो है पेबल स्टोन बोलेगा, अंदर पत्थर बोलेगा, तो अंदर पत्थर कौन स्टार्ट किया, होमो हैबिलिस। ठीक है, ये पूरा पूरा सीक्वेंस ध्यान रखना, पूरा सीक्वेंस है। ठीक है, ब्रोंकोसॉइल, ऑस्ट्रियोपिथेकस, होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, फिर कौन आएंगे, होमो निएंडरथैलिस, होमो निएंडरथैलिस। होमो निएंडरथैलिस क्या करेंगे, वो जैवलिन बनाएंगे और फायर बनाएंगे। ठीक है, तो होमो इरेक्टस जो थे वो क्या किए थे, हैंड एक्स कर दिए थे, फिर बाद में इनका डेवलपमेंट होता चला गया, इनका डेवलपमेंट होता चला गया। और फिर क्या किया इसमें, इसमें एक लकड़ी बांध दी और ये भाला की तरह बन गया, ये भाला की तरह बन गया। इस तरह भाला जो बनना स्टार्ट हो चुका था, इस तरह भाला बनना स्टार्ट हो गया, जिसको जैवलिन बोलते हैं। तो होमो निएंडरथैलिस जो है वो जैवलिन बनाते हैं और फायर भी बनाते हैं। कैसे बनता है आगे बताएंगे, इसके पीछे भी कहानी है, आगे बताएंगे। ठीक है, आई होप मजा आ रहा है और समझ में आ रहा है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि भाला तो बन चुका था, भाला बन चुका था और हम लोग उछल कूद के शिकार करना चालू कर चुके थे, है ना। अब क्या किया, हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, अब हम लोग क्या किए, यहाँ से आगे बढ़े। जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग को बहुत सारा रिवर मिलना स्टार्ट हुआ, नदी मिलना स्टार्ट हुआ। हम लोग को क्या हुआ, बहुत सारा रिवर, बहुत सारा नदी मिलना स्टार्ट हुआ। हम लोग बहुत सारा नदी दिखा, फॉर एग्जांपल नाइल रिवर, डजला, फराद, इंदस, है ना, यांगसे कियांग रिवर जो कि चाइना में, नदी मिलता गया, हम लोग वहाँ बसते चले गए, नदी मिलता गया, हम लोग बसते चले गए और सिविलाइजेशन जो है वो बनता चला गया। फॉर एग्जांपल नाइल रिवर के बगल में इजिप्शियन सिविलाइजेशन, टिग्रिस यूफ्रेटिस रिवर के बगल में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस रिवर के बगल में इंडस वैली सिविलाइजेशन, हुआंग रिवर के बगल में चाइनीज सिविलाइजेशन। नदी मिलता चला गया और हम लोग वहाँ बसते चले गए और इस तरह सिविलाइजेशन जो है वो बनता चला गया। अब निएंडरथैलिस जो थे वो ये देखिए, वो क्या, वो एक बार जा रहे थे, घूम रहे थे, है ना, वो एक बार घूम रहे थे। तो ये आपके प्रशांत जी, है ना, निएंडरथैलिस प्रशांत जी, प्रशांत जी, है ना, मतलब पूरे निएंडरथैलिस जो है ये घूम रहे थे। घूमते घूमते इनको क्या दिखा, उनको दिखा जंगल में आग लग चुका है, जंगल में आग लग चुका है। जंगल के जब आग शांत हुआ तो लोग क्या हुआ, जंगल में एंटर किए, जंगल में एंटर किए तो क्या मिला, पका पकाया मीट मिला, पका पकाया क्या हुआ, मीट मिला। क्योंकि वो मीट जो है जानवरों का मीट जो आग में पक चुका था, आग में पक चुका था, और ये मीट जो है वो खाने में टेस्टी था, डाइजेस्ट इजीली हो गया, डाइजेस्ट इजीली हो गया। तब प्रशांत जी को, दैट इज होमो निएंडरथैलिस को समझ में आ गया कि भैया काम करते हैं, ये आग हम लोग खुद से लगा दें, जो जंगल में लगा है इसको हम लोग खुद से लगा सकें अगर, तो कितना बढ़िया होगा। जो आग है हम लोग को क्या करेगा, जंगली जानवर से बचाएगा। जो आग है वो हम लोग को जंगली जानवर से बचाएगा, बढ़िया खाना देगा, जो खाना मिलेगा वो पका हुआ मिलेगा, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, हम लोग को ठंडा से बचाएगा, हम लोग को अंधकार से बचाएगा, राइट। तो ये सब हुआ। जब ये सब हुआ तो ये लोग आग की खोज में लग गए, ये लोग क्या किया, आग की खोज में लग गए। और फाइनली यहाँ पे निएंडरथैलिस ने क्या किया, आग का डिस्कवरी करा। यहाँ पे क्या हुआ, आग का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, राइट है, हो रहा है 2100 वर्ष तुम्हारा, कहाँ गए। चलो अब क्या हुआ, अब हुआ बेसिकली, अब हुआ ये कि यहाँ पे आग का खोज हो चुका था, यहाँ पे आग का खोज हो चुका था। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि आग को जलाना बहुत मुश्किल काम था, फायर को जलाना जो है वो बहुत मुश्किल काम था, है ना, आग जलाना बहुत मुश्किल काम था। तो बेसिकली जो इंसान लगे हुए हैं, 5-6 लोग जो है लगे हुए हैं ग्रुप बना के, लेकिन जिसने आग पहले लगा दिया, जिसने आग पहले लगा दिया वो कबीले का मुखिया, वो कबीले का मुखिया बन जाता था। क्योंकि सिविलाइजेशन बनती चली गई थी, सिविलाइजेशन बन गया तो लोग जो है समूह में रहने लग गए, समूह में रहने लग गए तो लोगों को लीडर चाहिए था, लीडर चाहिए था। तो जो सबसे मुश्किल काम करेगा, जो आग लगा देगा वही कबीले का मुखिया बन जाएगा, वही कबीले का मुखिया बन जाएगा। बिकॉज़ वो कबीले का मुखिया जो आग लगाया है उसके वजह से उनको अंधेरा से बचाव मिल रहा है, जंगली जानवर से बचाव मिल रहा है, उसके वजह से उनको ठंड से बचाव मिल रहा है, टेस्टी फूड मिल रहा है जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जा रहा है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसलिए जो लगा रहा है आग वो कबीले का मुखिया। और यहीं से लोग जो है किंग वाला जो कंसेप्ट निकल के सामने आता है ना, क्योंकि ये जो कबीले का मुखिया जो बोल रहा है वो बात सब लोग फॉलो कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब हुआ ये, अब एक चीज़ सुनो, अब हुआ ये कि तुम्हें पता है, अब तुम लोग इतने तो बड़े वाले हो, ये समझ लोगे इसमें लड़का का हाथ कौन सा, लड़की का हाथ कौन सा है। होता ये है ना कि वुमेन का जो हाथ होता है, जो वुमेन वुमेन जो है उनका दे हैव फ्लैट थंब्स एज़ कंपेयर टू मेल, है ना? राइट? देखो वुमेन का जो थंब होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है एज़ कंपेयर टू मेल। लड़कों का हाथ ऐसे अंगूठा थोड़ा टेढ़ा होता है ना, हम लोग टेढ़े खीरे, हमारा हाथ अंगूठा थोड़ा टेढ़ा होता है। महिलाओं का क्या होता है, थोड़ा-सा फ्लैट होता है, जनरली। और ये हुआ क्यों? ये हुआ इतने साल की इवोल्यूशन की वजह से। महिलाएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा शिकार नहीं कर रही थी, कम करती थी एज़ कंपेयर टू मेल, क्योंकि महिलाओं को क्या बोला गया, महिलाओं को ये बोला गया कि आप एक काम करो, आप जो है वो फायर का रक्षा करो, आप जो आग जला दी इसका रक्षा करो। महिलाओं को क्यों बोला गया, उसके बारे में आते हैं, उसके ऊपर आते हैं। देखो हुआ ये कि जो लड़कों का हाथ होता है, अंगूठा होता है, वो थोड़ा-सा क्या होता है, टेढ़ा होता है, लड़कियों का सीधा होता है, लड़कियों का सीधा होता है। तो हुआ क्या कि लड़की जो है, जो जो महिलाएँ थे, वुमेन है, वो चीज़ों को सहेज के रखने में काफ़ी निपुण हो गई, काफ़ी निपुण हो गई। जब बुनाई, कढ़ाई, इन सब का जहाँ मामला है, वहाँ पे महिला जो है काफ़ी आगे निकल गई, पेंटिंग हो गया, राइट? तो महिलाओं को बोला कि आप जो है, आप क्या करो, आप फायर का देखभाल करो, आप क्या करो, आप फायर का देखभाल करो। और जो मेल थे, वो क्या करें, वो बाहर जाके क्या बोलते हैं, हंटिंग गैदरिंग करना स्टार्ट किए, हंटिंग गैदरिंग जो है बाहर जाके करना स्टार्ट किए, ठीक है? यही रीज़न है कि आप देखोगे कि तो क्योंकि हंटिंग गैदरिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारा अंगूठा जो है वो स्टोन को पकड़ते-पकड़ते क्या हो गया, ऐसा हो गया टेढ़ा-सा, है ना? इनका क्या सीधा-सीधा सा है, सीधा-सीधा सा है, ठीक है? ठीक है? राइट? तो यहीं पे जो है ये चीज़ स्टार्ट हुआ कि महिलाएँ घर में रहेंगी और पुरुष बाहर रहेंगे। ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो ये था आपके पूरे इवोल्यूशन का कहानी। किस तरह आप लोग इवॉल्व हुए, किस तरह आपको घर मिला, किस तरह आपको खाना मिला, राइट? किस तरह बेसिकली आग का आविष्कार हुआ। तो ह्यूमन इवोल्यूशन का कहानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे किस तरह हिस्ट्री अगेन डिवाइड, उसके बारे में बात करेंगे। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है या रिवाइज़ करवाएँ? यहाँ तक की कहानी क्लियर है, स्टार्टिंग से रिवाइज़ कराएँ? 2 मिनट फटाफट रिवाइज़ करवाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है? हम लोग ये पढ़ें कि हिस्ट्री जो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्ट्री में कोई लिखित अवशेष हमारे पास नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री में लिखित अवशेष है, लेकिन उसको डिस्कवर नहीं किया गया, पढ़ा नहीं जा सका उसको। जो इस टाइप से जो पेंटिंग के माध्यम से जो है वो चीज़ें जो है लिखी गई हैं, जो हम नहीं पढ़ पाए हैं। हिस्टोरिक पीरियड में जो है रिटन अवशेष मिले हैं, उसको हमने डिस्कवर भी किए हैं। और आपका जो हिस्ट्री पीरियड है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। उसके बाद फॉसिल्स के बारे में बात की, फॉसिल्स क्या होता है, आर्कियोलॉजी जो है वो कैसे फॉसिल्स को अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने का तरीका क्या होता है, 6-7 मिनट आपको बताए थे। कार्बन डेटिंग, पोटेशियम आर्गन स्ट्रैटिग्राफी, मॉर्फोलॉजी, डीएनए एनालिसिस और फॉसिल पॉलन एनालिसिस। इन सब तरीकों को आपको नहीं पढ़ना है, 1-2 तरीका आपको पढ़ना था। फॉर एग्जांपल कार्बन डेटिंग आपको बता दिए, राइट? इसके अलावा आपको हम फॉसिल पॉलन बता दिए, फिर आपको डेंड्रोक्रोनोलॉजी बता दिए, ठीक है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी आपके एग्जाम में आया हुआ है और C14 का एग्जाम में आया हुआ है। फिर आपको हम ये बताएंगे किस तरह ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, किस तरह जो है आप लोग अफ्रीका के जंगलों से निकल के सामने आए और पहले आप लोग 4 पैर पे चल रहे थे, सवाना ग्रासलैंड के वैसे आपको दिखाई नहीं दिया, तो आप क्या किया, उचक के खड़ा होना स्टार्ट किए, जिसकी वजह से आपका अल्लाह नुसीफेरा जो है वो सॉफ्ट होता चला गया। जब सॉफ्ट होता चला गया तो आप स्ट्रेट खड़े होना स्टार्ट हुए। जब स्ट्रेट खड़े होना स्टार्ट किए तो क्या हुआ, आपको प्रॉपर चीजें जो है दिखाई देना स्टार्ट हुई और इस तरह आपका इवोल्यूशन हुआ। पहले जो फर्स्ट नॉन होमिनिड थे वो क्या, उनका नाम क्या था, एपेक्स स्ट्रक्चर, उनका नाम था प्रोकॉन्सल। प्रोकॉन्सल जो है वो क्या किए, वो स्ट्रेट खड़ा होना स्टार्ट किए, तो उनको बोला गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो आगे बढ़ते हैं, बनते हैं होमो हबिलिस, फिर होमो इरेक्टस और फिर होमो निएंडरथालिस और फाइनली होमो सेपियंस। इन सबकी कहानी आपको हम बताएं तो किस तरह आप जब खड़े हुए तो आपका क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो डेवलप होता चला गया और आप पेबल स्टोन का इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिए, अंदर पत्थर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए। अंदर पत्थर का इस्तेमाल किए तो क्या हुआ, आपके दिमाग को ज्यादा काम करना पड़ा और आपका ऑपोजिबल थंब हुआ और जब स्टोन का इस्तेमाल हो गया तो यहाँ से स्टार्ट होता है स्टोन एज। यहाँ से स्टार्ट होता है स्टोन एज। स्टोन एज में आगे बढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब जो स्टोन था उसको लेके आप लोग एक जगह पहुंचे जहाँ पे देखिए गुफानुमा संरचना बना हुआ है, ठीक है? गुफानुमा संरचना बना हुआ है और वहाँ पे आप रहना स्टार्ट किए, ठीक है? इसको होमो इरेक्टस कर लो, ये गलत लिखा हुआ है, होमो इरेक्टस करो इसको, ठीक है? तो अब तक आप तो क्या किए, गुफा में रहना स्टार्ट किए। होमो हबिलिस जब थे तो पेबल स्टोन इस्तेमाल किए, होमो इरेक्टस बन गए तो आप क्या किए, हस्ट कुथार दैट इज हैंड बनाए और केव में रहना स्टार्ट किए। फिर होमो निएंडरथालिस क्या किए, जैवलिन का इस्तेमाल किया और फायर का इस्तेमाल किया, ठीक है? और किस तरह सिविलाइजेशन जो है बनती चली गई, आपको हम बताए थे सिविलाइजेशन बनती चली गई और कहाँ से कंसेप्ट आया, किसका, मुखिया का, किंग का, ये भी आपको बताएं। और इस तरह ह्यूमन इवोल्यूशन जो खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल यहीं से फैमिली कल्चर स्टार्ट हुआ, यहीं से फैमिली कल्चर स्टार्ट हुआ, यहीं से आपका किंगशिप वाला कल्चर स्टार्ट हुआ, मुखिया वाला कल्चर स्टार्ट हुआ, यहीं से ये कल्चर स्टार्ट हुआ कि महिलाएं घर में रहेंगी और पुरुष बाहर काम करेंगे, जो आप आज भी गांव में देखते हो, ये कल्चर यहीं से स्टार्ट हुआ। तो हर कल्चर का कहानी होता है, इतिहास होता है और अगर आप तरीके से उस इतिहास को समझो तो हिस्ट्री जो है काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलो तो यहाँ तक कहानी को रोकते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब जो है जो आपका हिस्ट्री है उसको 3 एज में डिवाइड किया गया, स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज। स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज। ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है इट वाज डन बाय क्रिश्चियन थॉमसन। क्रिश्चियन थॉमसन जो है वो 19th सेंचुरी में स्ट्रैटिफिकेशन को बताते हैं, इसके बारे में व्याख्या करते हैं। बेसिकली 3 वर्ड आपके सामने आएंगे, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। 3 तरह के एज आपके सामने आएंगे और इन तीनों एज के टर्म्स के बारे में बात करें हम लोग तो जो वर्ड है पैलियोलिथिक, जो वर्ड पैलियोलिथिक है ये कौन लेके आया, जॉन लुबुक लेके आए। जॉन लुबुक जो है ये वर्ड को लेके आते हैं। मेसोलिथिक वर्ड जो है ये कौन लेके आते हैं, ये लेके आते हैं हॉडर। हॉडर साहब इस वर्ड को लेके आते हैं और नियोलिथिक जो है ये भी लुबुक लेके आते हैं। बेसिकली जॉन लुबुक ने किताब लिखा, इन्होंने किताब लिखा, किताब का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स, किताब का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया पैलियोलिथिक वाला और नियोलिथिक वाला। बाद में हॉडर साहब आते हैं और ये मेसोलिथिक के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है? चलिए इसके बाद एक वर्ड आपके सामने आएगा जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, रामापिथिकस। रामापिथिकस, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है चीजें, थोड़ा डिटेल में हम जा रहे हैं, थोड़ा डिटेल में हम जा रहे हैं। चलो अच्छा यहाँ पे एक चीज बता दें, जब नियोलिथिक के बारे में बात हुआ था आपको बता दें, ये नियोलिथिक वही समय है जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। नियोलिथिक वही टाइम पीरियड जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, है ना? मेहरगढ़ यहीं पे था। मैं यहाँ का इंपॉर्टेंट जो साइट है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट है जो कि मल्टीपल टाइम यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, ठीक है? ओके चलिए अब बात करते हैं रामापिथिकस। यहाँ पे ध्यान दो सर, जिसको भी जो डाउट है, पेपर 2 के रिलेटेड डाउट है तो हम क्लास के बाद अनाउंस कर देंगे ना, क्लास के बाद बता देंगे कहाँ पढ़ाएं, क्या रखें, सब मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं रामापिथिकस के बारे में। हुआ क्या कि साल 1932, एक मिनट को, साल 1932 डी टेरा और रॉबर्ट पीटरसन इनके नेतृत्व में एक मिशन स्टार्ट किया गया, येल कैम्ब्रिज मिशन। येल कैम्ब्रिज मिशन जो है दे वेंट टू शिवालिक बेसिन ऑफ पोतवार। पोतवार जो शिवालिक बेसिन है वहाँ पे लोग गए। पोतवार जो है जो कि शिवालिक बेसिन है पोतवार का, वहाँ पे लोग गए और यहाँ पे एक मिशन गए थे, मिशन का नाम था येल कैम्ब्रिज मिशन। यहाँ पे इनके साथ एक और टीम मेंबर थे, इनका नाम था एडवर्ड लेविस। यहाँ पे एडवर्ड लेविस जो है इनको एक फॉसिल मिला जिसका नाम रखा गया रामापिथिकस। रामापिथिकस इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव ह्यूमन फॉसिल इन इंडिया। इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव ह्यूमन फॉसिल इन इंडिया, ठीक है? ध्यान रखिएगा रामापिथिकस, क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं बहुत सारे साइट्स के बारे में, कुछ साइट्स जहाँ से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए। पहला नंबर साइट है लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक साइट, इसके बारे में बात करते हैं। लोअर पैलियोलिथिक साइट देखो बाद में देखो इसके बाद ना अगेन 1960 आते थे ना, 1960 आते थे, 1960 आते थे, 1960 आते आते पैलियोलिथिक एज के बाद 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, लोअर मिडिल अपर, है ना? उसके बाद स्टोन एज जो है उसका डिवीजन खत्म होता है ना? तो एक एक स्टोन एज को हम पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। तो जो पहला था वो था आपका लोअर पैलियोलिथिक स्टोन एज। इसके बारे में आपको जो एक किताब है, बड़ा सुंदर किताब है, ये क्या बोलते हैं, एंशिएंट इंडिया इंट्रोडक्टरी आउटलाइन। ठीक है, डीएन झा की किताब है एंशिएंट इंडिया द इंट्रोडक्टरी आउटलाइन। वहाँ पे बड़ा सुंदर से बहुत विविडली इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। वहाँ बताया गया है कि जो आपका लोअर पैलियोलिथिक साइट है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। ये दो पार्ट में डिवाइड है, पहला चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर और दूसरा आपका हैंड कल्चर। चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, दूसरा आपका हैंड कल्चर। चॉपर मतलब होता है गरासी, चॉपिंग मतलब होता है कुटनी, और पेबल पेबल मतलब क्या होता है, पेबल मतलब होता है अनगढ़ पत्थर, जिसके बारे में बताया था आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जो चीज ऑप्टेन होता गया उसके नाम पे इस कल्चर का नाम पड़ गया। यहाँ पे आपका पेबल स्टोन मिला था, है ना, चॉपिंग कॉपर ये सब स्टोन मिला था, है ना, चॉपिंग कॉपर ये सब मिला था, तो उसी के नाम पे कल्चर का नाम पड़ गया चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर। ठीक है, कहाँ मिला ये, तो आपके सोहन वैली के पाकिस्तान में। इसके अलावा हैंड कल्चर, हैंड कल्चर कहाँ मिला, तो आपके कोटयार रिवर जो है, जो कि मद्रास में, चेन्नई में मद्रास के पास है, वहाँ मिला। ठीक है, राइट। ध्यान रखिएगा कि जो हैंड कल्चर है, ठीक है, इसको हम लोग एक्यूलियन कल्चर भी बोलते हैं। इसको हम लोग एग्जाम में आ जाए एक्यूलियन, एग्जाम में अगर एक्यूलियन कल्चर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम लोग एक्यूलियन कल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर है, इसको हम लोग सोहन सोहन रिवर कल्चर भी बोलते हैं, सोहन रिवर कल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपका हैंड कल्चर है, हैंड कल्चर है क्योंकि ये कोटल्यार रिवर के पास मिला था, इसलिए हम इसको कोटल्यार रिवर कल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। अब इस कल्चर में कुछ टूल्स पाए गए, इस कल्चर में कुछ टूल्स पाए गए। कौन से टूल्स थे ये, चैलकोडोनी टूल्स। ये कौन टूल्स थे, चैलकोडोनी टूल्स। अब ये कहाँ पाए गए, ये पाए गए अतिरम पक्कम में और वडमदुरई में, अतिरम पक्कम और वडमदुरई। ठीक है, अतिरम पक्कम और वडमदुरई में जो यहाँ से टूल्स पाए गए। चैलकोडोनी टूल्स क्या होता है, चैलकोडोनी होता है क्या बेसिकली, तो चैलकोडोनी जो होता है वो फाइन ग्रेन वैरायटी होता है किसका, सिल्का का, कुछ इस टाइप दिखता है, इस टाइप का दिखता है। ठीक है, राइट। तो इसी से बहुत सारे टूल्स वहाँ पे बन रहे थे। ठीक है, इससे काफी साफ एज मिलता था और टूल का जो हार्डनेस है वो मेंटेन होता था और इसको फ्लेक्ट करना भी आसान था, इसको फ्लेक्ट करना भी आसान था। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक स्टोन एज का कुछ साइट्स है, फॉर एग्जांपल चिरकी नवासा साइट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कौन डिस्कवर करता है, एचडी संकलिया। यहाँ पे जो टूल्स मिले वो किससे बने हुए हैं, बसाल्ट रॉक से बने हुए हैं, बसाल्ट रॉक से बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि इन 1982 अरुण सोलंकी जो है उनको महाराष्ट्र के हथनोड़ा गांव से एक फॉसिल मिलता है, एक बच्चे का जीवाश्म मिलता है। ठीक है, अरुण सोलंकी जो है उनको 1982 में महाराष्ट्र के हथनोड़ा विलेज से क्या मिलता है, महाराष्ट्र एमपी, बेसिकली थोड़ा सा एमपी और महाराष्ट्र का बॉर्डर एरिया पड़ता है, राइट। तो महाराष्ट्र और एमपी दोनों लिख लो, महाराष्ट्र एमपी दोनों लिख लो। ठीक है, तो वहाँ पे गाँव है हथनोड़ा गाँव, वहाँ पे क्या मिलता है, इनको स्कल मिलता है, एक बच्चे का स्कल मिलता है, एक बच्चे का स्कल मिलता है नर्मदा नदी के किनारे। स्कल के ऊपर छोटा सा जो है वो छेद किया हुआ था, पॉइंटेड छेद किया हुआ था, कोई कील से जो है उसको मार रहा है, वैसा वो छोटा सा छेद किया हुआ था। ठीक है, राइट। तो पार्शियल ह्यूमन स्कल कैप मिलता है। ध्यान रखना, इट इज द ओल्डेस्ट नॉन ह्यूमन फॉसिल इन इंडिया, और इसको हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक एज के साथ एसोसिएट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में एग्जाम में सवाल आया हुआ था और वहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक साइट को बहुत लोगों ने आंसर मार्क कर दिया था, लोअर नहीं मिडिल पैलियोलिथिक में आता है, इसलिए हम लिख दिया क्लियरली कि नॉट लोअर पैलियोलिथिक। ठीक है, बहुत लोगों ने इसको मार्क किया था, यहाँ पे डायरेक्टली साफ साफ लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक लोअर पैलियोलिथिक साइट है जिसका नाम है लखुदिया। लखुदिया साइट कहाँ पे, उत्तराखंड में। लखुदिया का मतलब क्या होता है, लखुदिया का मतलब होता है 100 केव। लखुदिया का मतलब होता है 100 केव, मतलब कि लखुदिया में, उत्तराखंड के लखुदिया में 100 गुफा मिलता है, 100 गुफा संरचना मिलता है, जिसका नाम दिया है लखुदिया। 100 बोलो, सॉरी 1 लाख, 1 लाख, लखु मतलब लाख, 1 लाख दियार, 1 लाख दियार मतलब 1 लाख गुफा, 1 लाख गुफा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि लखुदिया कहाँ पे, लखुदिया जो है उत्तराखंड में। क्या है ये, कौन सा साइट है, लोअर पैलियोलिथिक साइट एग्जांपल है, लोअर पैलियोलिथिक साइट एग्जांपल है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे बहुत सारे एंशिएंट पेंटिंग मिले हैं, यहाँ बहुत सारे आपको एंशिएंट पेंटिंग मिले हैं। एंशिएंट पेंटिंग जो मिले हैं वो 3 कैटेगरी के थे, 3 कैटेगरी के पेंटिंग मिले हैं। पहला जो पेंटिंग है, वहाँ पे मैन मतलब इंसान को दर्शाया गया है। दूसरा पेंटिंग जो है वहाँ पे एनिमल्स को दर्शाया गया है। तीसरा पेंटिंग जो है वहाँ पे ज्योमेट्रिकल लाइंस, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल लाइंस जो है वो दर्शाया गया है। ठीक है, नहीं ये वीडियो डिलीट नहीं होगा, हम बोल देंगे। ठीक है, चलो, तो जो फर्स्ट कैटेगरी वहाँ पे इंसान को दर्शाया गया है, तो वहाँ पे कुछ स्टेप से इंसान की छवि बनी गई है। अच्छा, ये इंसान किस तरह बने हुए हैं, ये इंसान हैंड लिंक्ड है, दे आर हैंड लिंक्ड, मतलब एक इंसान है, फिर दूसरा इंसान है हाथ जुड़े हुए, फिर तीसरा इंसान है, फिर चौथा इंसान है, इस टाइप का पेंटिंग बना हुआ है जहाँ पे सब इंसान हाथ पकड़ के खड़े हैं। ठीक है, राइट। और ये देखने में लग रहा था कि डांस हो रहा है, हैंड लिंक डांस की तरह स्ट्रक्चर बना के लोग खड़े थे। अच्छा, कौन कौन से एनिमल्स पाए गए, कौन कौन से एनिमल्स का इमेज पाया गया, फॉक्स, इसके अलावा मल्टीपल लेग्स लिजार्ड, बहुत सारे पैर वाली छिपकली, राइट। इसके अलावा डियर, है ना, बाइसन, इसके अलावा कुछ लॉन्ग स्नॉटेड एनिमल्स, ये सब पाए गए, ये सब पाए गए। ठीक है, इसके अलावा ज्योमेट्रिकल लाइंस जो पाए गए, ज्योमेट्रिकल लाइंस पाए गए, यहाँ पे क्या थे, कुछ ग्रुप ऑफ डॉट्स थे, कुछ ग्रुप ऑफ डॉट पाए गए। इसके अलावा रेक्टेंगल लाइंस पाए गए, इसके अलावा कुछ वेवी लाइन पाए गए, ठीक है, सब कहाँ पाए गए, लखुदिया पाए गए। लखुदिया क्या है, तो लोअर पैलियोलिथिक साइट है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, रिपीट आफ्टर मी, ये सब मेरे साथ रिपीट करना याद हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, इस जो लखुदिया है इसके बारे में एक और चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे सुपर इंपोजिशन पाया गया है। सुपर इंपोजिशन मतलब ये कि एक ड्राइंग के ऊपर दूसरा ड्राइंग बनाया गया है, एक ड्राइंग के ऊपर दूसरा ड्राइंग बनाया गया है, मतलब सुपर इंपोजिशन ऑफ पेंटिंग यहाँ पाया गया है। ठीक है, ऐसा मानना है कि सुपर इंपोजिशन क्यों हुआ। अब सवाल आता है कि सुपर इंपोजिशन क्यों हुआ, तो ऐसा मानना है कि इनिशियल जो लोग थे वहाँ पे, जो अर्लीस्ट वहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है ना, जहाँ पे अर्लीस्ट पेंटिंग बनाई गई वो ब्लैक कलर की बनाई गई, उसके बाद उसके ऊपर एक और पेंटिंग बनाया गया, उसके ऊपर एक और पेंटिंग बनाया गया। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइम की पेंटिंग थी वो थे रेड ऑर्क कलर की, रेड ऑर्क, उसके ऊपर एक और पेंटिंग बना दी गई, वो व्हाइट कलर की। ठीक है, इसलिए आप खुद याद जाओगे ना, देखोगे वहाँ पे जो पेंटिंग है वो क्या है, सुपर इंपोज है। सुपर इंपोज है, वहाँ पे 3 कलर लिखेगा, सुपर इंपोज पेंटिंग विद 3 डिफरेंट कलर, ब्लैक, रेड ऑक और व्हाइट, ब्लैक, रेड ऑक एंड व्हाइट। क्लियर, बुझा रहा है ना, चमक रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए, अब बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक के बारे में, बस खत्म होने वाला है ना, कोई रोएगा नहीं, खत्म होने वाला है। अब बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक के बारे में। स्टार्टिंग में तो इंटरेस्टिंग था, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा फैक्चुअल हो गया, कहाँ पे कौन सा मिला है, किस साइड पे क्या मिला है, बस ये थोड़ा सा फैक्चुअल हो गया, बाकी तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा कि ह्यूमन इवोल्यूशन किस तरह हुआ, किस तरह जो हिस्ट्री डिवाइड होती चली गई, सब आपको याद हो गया होगा ना। चलिए, ओके। अब बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक के बारे में। मिडिल पैलियोलिक एज में क्या टूल्स मिले आपको, बहुत सारे फ्लेक टूल्स मिले हैं, स्क्रैपर, पॉइंटर्स, बोरर्स, ब्यूरिंग, ये सब टूल्स कहाँ मिले हैं आपको, मिडिल पैलियोलिक एज में मिले हैं। ये टूल्स बने किससे हैं, ये टूल्स बने हैं क्वाड्राइट से, चर्च से, कैल्केडोमी, इन सब से बना हुआ है।
ठीक है, ध्यान रखिए जो भीमबेटका का गुफा है, जो भीमबेटका का केव है, इट गिव्स द क्लियर कट इन्फॉर्मेशन एंड इंडिकेशन अबाउट द मिडल पैलियोलिथिक एज। यहाँ पे आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है किसके बारे में, मिडल पैलियोलिथिक एज के बारे में, मिडल पैलियोलिथिक एज के बारे में। ठीक है, अच्छा इस भीमबेटका की गुफा के बारे में कुछ बात, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि यूपीएससी में पहले पूछा हुआ है। पहला, ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, पता है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कमेंट डाउन आपको करोगे किस साल में इसको ये ऑर्डर दिया गया। ठीक है, चलो ये है कहाँ पे, ये है कहाँ पे, तो ये एमपी में है। एमपी में कहाँ पे, तो एमपी में रायसेन में। कहाँ पे, रत्तापानी टाइगर रिजर्व के पास है। कहाँ पे, रत्तापानी टाइगर रिजर्व के पास है। कहाँ पे, रत्तापानी टाइगर रिजर्व के पास है। चलो इसका डिस्कवर कौन किया, हु डिस्कवर्ड इट, हु डिस्कवर्ड इट, वीएस वकांकर, वीएस वकांकर, वीएस वकांकर डिस्कवर करते हैं, वीएस वकांकर डिस्कवर करते हैं। यहाँ पे क्या क्या पेंटिंग्स पाई गई, तो हंटिंग, हंटिंग की पेंटिंग पाई आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए हम प्रॉपर्ली डायग्राम लगा दिए कि डायग्राम देखो, दिमाग में छापो और रटना पड़े, बहुत ज्यादा रटना पड़े। हंटिंग, ड्वेलिंग, हॉर्स राइडिंग, एलिफेंट को एलिफेंट, लेकिन एक्चुअली एलिफेंट नहीं था, इट वाज मैमथ, इट वाज मैमथ। ठीक है, एलिफेंट जो कि मैमथ जो कि एंसेस्टर ऑफ एलिफेंट बोलते हैं इनको, है ना। इसके अलावा पिक्चर्स ऑफ डेकोरेशन और डेकोरेशन ऑन बॉडीज, सही के ऊपर जो डेकोरेशन किया हुआ है किस चीज का, ऑर्नामेंट्स का, ऑर्नामेंट्स का। ठीक है, इसके अलावा हनी कलेक्शन का भी फोटो यहाँ पे दिखा गया है, सुपर इंपोजिशन यहाँ भी दिखा गया है। ठीक है, चलिए ये सारे फैक्ट तुम ध्यान रखोगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में। अपर पैलियोलिथिक एज में कौन से टूल्स मिले हैं, ब्लेड टूल्स, ब्यूरिन, नीडल्स, माइक्रोलिथिक मतलब स्मॉल एंड शार्प स्टोन टूल्स, है ना, ये सब टूल्स मिले हैं। ध्यान रखिए, ध्यान रखना कि जो अपर पैलियोलिथिक एज है, यहाँ पे जो टूल्स मिले हैं वो कैसे मिले हैं, वो चमके वाले टूल्स मिले हैं ना, चमका, पॉलिश्ड। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे जो टूल्स मिले हैं वो बहुत चमक रहे होते हैं, पॉलिश टूल्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया टूल्स में वाइट शर्ट, चैलकोडोमी, इसके अलावा क्वार्ट्ज और जास्पर, ये सब मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर फायर जो है वो दिखाया गया कि रेगुलर फायर का इस्तेमाल हुआ है, लोग कुकिंग कर रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो मल्टीपल टाइम एग्जाम पूछे हुए हैं, पीवाईक्यू आप जब देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये, जब पीवाईक्यू करोगे, जो कि हम लेक्चर दे रखे हैं, 28 लेक्चर दे रखे हैं हिस्ट्री के पीवाईक्यू का, बिल्कुल करके जाना, करके ही जाना, बता देते हैं, प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा, लेक्चर कर लेना। ठीक है, तो ये सारे साइट्स हैं, पटना दैट इज महाराष्ट्र, लोहंडा दैट इज उत्तर प्रदेश, विषादी इन गुजरात, रानीगुंता कर्नाटक और आंध्र में, कुरनूल कर्नाटक और आंध्र में। ठीक है, कुरनूल मोस्टली आंध्र में आता है, हल्का सा आपके कर्नाटक में पड़ता है, सेम दोनों लिख दिए हैं। राइट, ठीक है, चलिए फाइनल बात करते हैं न्यूलिथिक एज के बारे में, चैप्टर जो है समाप्त करते हैं। फाइनल बात करते हैं न्यूलिथिक के बारे में। न्यूलिथिक जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट क्या है, मेहरगढ़। न्यूलिथिक में क्या आविष्कार हुआ, एग्रीकल्चर। यहाँ पे क्या आविष्कार हुआ, एग्रीकल्चर का इस्तेमाल हुआ, किसका इस्तेमाल हुआ, एग्रीकल्चर का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अच्छा मेहरगढ़ कहाँ पे, मेहरगढ़ कहाँ पे, आपके अफगानिस्तान, कहाँ पे तुम्हारे, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना कि जो एग्रीकल्चर का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा था, जब यहाँ का एग्रीकल्चर का इस्तेमाल हुआ था, तो सबसे पहले क्या क्या मिला हम लोग को, वीट मिला, गेहूँ, इसके अलावा कुल्थी, कुल्थी जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो हॉर्स ग्राम, हॉर्स ग्राम, ये सब मिला हम लोग को यहाँ से, ये सब मिला हम लोग को यहाँ से। यहाँ जो हम लोग को टूल्स मिला काफी पॉलिश था, है ना, काफी पॉलिश था, बोन से ही बने हुए टूल्स मिले, स्टोन से ही बने हुए टूल्स मिले, स्टोन से बने हुए टूल्स मिले यहाँ पे हम लोग को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और साइट है, मेहरगढ़ के अलावा यहाँ पे एक और साइट है, बुरजाहूम, बुरजाहूम मल्टीपल टाइम बहुत एग्जाम पूछा हुआ है, बुरजाहूम। नाउ वेयर बुरजाहूम, बुरजाहूम जो है आपके जम्मू कश्मीर में, बुरजाहूम जम्मू कश्मीर में है। बुरजाहम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर ध्यान रखना। ठीक है, रुक जाओ जरा, हमको रंग बदलने दो ना, मुझे तुम्हारी एक बदला था। चलो, तो बुरजाहम के बारे में बात करें, बुरजाहम के बारे में बात करें, कहाँ पे ये, जम्मू कश्मीर में है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर ध्यान रखना, यहाँ पे एक मैन मिला है, बियर्ड मैन मिला है, यहाँ पे एक बियर्ड मैन मिला है, यहाँ पे एक डॉग मिला है, बरीड विद हिज मास्टर, डॉग बरीड विद हिज मास्टर, एक डॉग मिला जो कि अपने मास्टर के साथ बरी किया हुआ था, दफन था। ठीक है, इसके अलावा एक और साइड बताते हैं, एक और साइड बताते हैं। ठीक है, न्यूलिथिक का गुफकराल, गुफकराल, गुफकराल इज अनदर साइट ऑफ न्यूलिथिक एज। ठीक है, ये कहाँ पे, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है, ये भी तुम्हारे जम्मू कश्मीर में है, ये भी तुम्हारे जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ मिला है पिट हाउस, पिट हाउस, पिट हाउस, पिट मतलब क्या होता है, गर्त होता है, पिट मतलब क्या होता है, गर्त होता है, मतलब जमीन के नीचे, गर्त बोलते हैं ना कि ज्ञान तुम्हारा गर्त में चला गया या बुद्धि तुम्हारे गर्त में चली गई, है ना, जमीन के नीचे, राइट। तो पिट हाउस मतलब क्या होता है, आज भी देखोगे तो गांव में जो है ना, वो जमीन के अंदर देखोगे, जमीन के अंदर साइड से जो है चूल्हा बना हुआ है, जो जमीन है, यहाँ जमीन है, लैंड है, तो यहाँ होल किए हुए हैं, यहाँ भी जमीन है, यहाँ होल करके यहाँ से निकाले हुए हैं, राइट। और इस टाइप से जो है, इस टाइप से जो लैंड है, यहाँ चूल्हा बना हुआ है ना, यहाँ से यहाँ खाना पका होता है, यहाँ खाना पका होता है, यहाँ खाना पका होता है, और यहाँ से एयर जाता है, यहाँ से फ्लेम बढ़ता है ना, इस टाइप से कुछ। ठीक है, क्लियर है। तो पिट हाउस जो है, गर्त गर्त जो है, गर्त हाउस जो है, गर्त आवास जो है, वो यहाँ पे मिला है। ठीक है, ठीक है, अच्छा ध्यान रखना कि न्यूलिथिक एज में खाने के साथ और भी बहुत कुछ मिला है। डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट, बकरी पालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट्स मिला है। ठीक है, वूल का इस्तेमाल हुआ है, वूल का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे बुरजाओं में आपको डॉग मिला है, मतलब डॉग का भी डोमेस्टिकेशन हुआ है, डॉग का भी डोमेस्टिकेशन हुआ है, राइट। अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल भट्टी टाइप है ना, बिल्कुल भूनिश तोमर भट्टी भट्टी टाइप। इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो है कॉपर का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, कॉपर का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, जो कि फर्स्ट अलॉय था, सॉरी जो कि पहला मेटल था जो यूज करना स्टार्ट किया, पहला मेटल यूज करना स्टार्ट किया, और जो फर्स्ट अलॉय जो यूज करना स्टार्ट किया वो था ब्रॉन्ज, वो क्या था, ब्रॉन्ज। और यहीं से आपका ब्रॉन्ज एज शुरुआत होता है, और आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पहुंच जाओगे, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलो कुछ सवाल देखो, अब कुछ सवाल देखो। एक सवाल ये कि सबसे पहले, एक मिनट रुको जरा, सबसे पहले बताओ कि पॉटरी सबसे पहले कहाँ अपीयर हुआ, पॉटरी जो है सबसे पहले कहाँ अपीयर हुआ, सबसे पहले पॉटरी जो है कहाँ अपीयर हुआ, ध्यान रखना, न्यूलिथिक, न्यूलिथिक फेज में पॉटरी सबसे पहले कहाँ मिला, न्यूलिथिक फेज में। ठीक है, अच्छा हिस्ट्री के बारे में इतना सा आपको बात बताएं, इतना सा बात आपको बताएं। अगर पूछता है हु, मतलब प्री हिस्ट्री के बारे में, अगर पूछता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इन इंडिया, हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इन इंडिया, रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है, अगर बोलता है कि विच विलेज साइट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज इजीएस्ट नॉन न्यूलिथिक साइट। ठीक है, न्यूलिथिक साइट में सबसे आसान तरीके से जो गांव मिला हमें, उसका नाम क्या है, मेहरगढ़, मेहरगढ़। ठीक है, बुरजाहम कहाँ पे है, कश्मीर में। पिट ड्वेलिंग कहाँ मिला, बुरजाहम में, कश्मीर में, है ना। डॉग बरीड विद हिज मास्टर कहाँ मिले, बुरजाहम में। ठीक है, मेहरगढ़ में किसका इस्तेमाल हुआ था, बार्ली का, बार्ली का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, पहला जो मेटल इस्तेमाल किया कौन सा था, कॉपर था, कॉपर था। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग साइड ऑफ प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग, भीमबेटका, सब छोटे मोटे फैक्ट ध्यान रखोगे। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर का समाप्ति होता है। ओके, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बिल्कुल अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले एरिया में आता है, उसी बॉर्डर एरिया में आता है।
ठीक है, समझ में आया? तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आईबीसी। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे आईबीसी, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।